वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल में मैं अजय पटेल एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। लास्ट जो लेक्चर था, जो हमारी स्पेशल क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें हमने सेल डिवीजन के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिनमें पूरा सेल डिवीजन जो चैप्टर था वो हम कवर कर चुके हैं। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनमें हम कंप्लीटली मेंडलिज्म को डिस्कस करेंगे, जहां से नीट, आईसीआर और बीएचयू में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। यदि क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन के आसपास रहेगा, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप समझ लें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स के लिए इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है? तो पहले तो मैं तुम्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की पूरी जो हिस्ट्री है वो बता देता हूं भाई। देखें यहां, जो मेंडल है, इसका बर्थ, इसका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट पर 1856 टू 1863 तक 7 ईयर तक किए, 7 सालों तक किए। अपने इन एक्सपेरिमेंट का पब्लिकेशन मेंडल ने 1865 में किया। इसके साथ ही 6 जनवरी 1884, 6 जनवरी 1884 को मेंडल की डेथ हो जाती है। बट मेंडल के जो लॉज हैं, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, वे अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। फाइनली 1900 में 3 साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल ओरेंस एंड एरिक वॉन सेरमार्क, इन तीनों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट और मेंडल के लॉस की रीडिस्कवरी करी। ये रीडिस्कवरी है, पेपर में पूछा जाता है मेंडल के लॉस का रीपब्लिकेशन कब हुआ, उनका पुनः प्रकाशन कब हुआ। तो 1901 की जो फ्लोरा मैगजीन है, उसमें मेंडल के लॉस को रीपब्लिश किया गया, उनका पुनः प्रकाशन किया गया। तो ये मेंडल की एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी। बात करें मेंडल ने गार्डन पी पर जो वर्क किया, उसमें उसके कौन से कैरेक्टर चूज किए, तो याद रखें हमें 2 शब्द सीखने हैं, एक है कैरेक्टर और दूसरा है ट्रेट। कैरेक्टर का मीनिंग है मेजरेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम मेजर कर सकें, जिसे हम माप सकें। जैसे हाइट ऑफ स्टेम मेजरेबल प्रॉपर्टी है, और हाइट ऑफ स्टेम या तो टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी। तो जो भी कैरेक्टर है, जो भी क्या है बेटा, कैरेक्टर, उसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म जो होती हैं, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ, उन्हें ट्रेट्स कहा जाता है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर चूज किया, जिसके ओवरऑल 14 ट्रेट थे, या जिन्हें हम 7 पेयर ट्रेट्स या 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कहते हैं। इसी के ऊपर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, कि मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट 56 टू 63 तक किए, बिल्कुल सही है। अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का यूज किया बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये भी बिल्कुल सही है। जब भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, हमेशा लार्ज सैंपलिंग साइज का यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए, याद रखें ये पॉइंट भी। अभी अभी हमने देखा 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, ये मेंडल ने चूज किए थे, जो केवल 1 कैरेक्टर में, जो 1 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, उसमें एक दूसरे से डिफरेंट थे। इसके अलावा मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चूज किए,
with a height of stem, flower color, flower position, pod shape, pod color, seed shape and seed color। याद रखें, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है पेपर में। ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर 1865 में मेंडल ने पब्लिकेशन किया। 1900 में 3 साइंटिस्ट ब्रीज, कोरेंस एंड शेरमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवरी करी। तो 1901 की फ्लोरा मैगजीन में रीपब्लिश किया। इन द सेंस ये सारी स्टेटमेंट फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल के लिए सही है। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है केवल वन कैरेक्टर को ले लें आप। किसको ले लें? वन कैरेक्टर को, और उसको लेकर आप क्रॉस को परफॉर्म करवाएं, तब जो क्रॉस होगा उसे कहा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके फिनोटाइप का रेशो 3:1 होता है, बिल्कुल सही है। इसके जीनोटाइप का रेशो 1:2:1 आता है। और टेस्ट क्रॉस रेशो, तो पहले एक डेफिनेशन याद रखें टेस्ट क्रॉस की, कि टेस्ट क्रॉस का मीनिंग होता है F1 हाइब्रिड का क्रॉस डबल रिसेसिव पेरेंट से करवाना। ये वो डेफिनेशन है, या इसे हम क्लासिकल डेफिनेशन कह सकते हैं, जो बुक्स में लिखी होती है कि टेस्ट क्रॉस का मीनिंग है F1 हाइब्रिड का क्रॉस डबल रिसेसिव पेरेंट से करवाना। बट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों करवाते हैं? टेस्ट क्रॉस करवाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप। हम जीनोटाइप को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। क्या जीनोटाइप हमें केवल F1 हाइब्रिड का पता करना है? भाई F2 जनरेशन में भी हो सकता है हमें जीनोटाइप पता करना हो। F3, F4 किसी में भी यदि हमें जीनोटाइप को पता करना है, हमेशा होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है? हमेशा टेस्ट क्रॉस। तब हमेशा के लिए एक डेफिनेशन याद रखें कि टेस्ट क्रॉस का मीनिंग है ऑब्जेक्ट प्लांट को ले लो। किसको ले लो? ऑब्जेक्ट प्लांट को लो और इसका क्रॉस करवाओ डबल रिसेसिव पेरेंट से। इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशो 1:1 होता है। नेक्स्ट है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बोले ये सब क्या है? बोले लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या है? जैसे कि कैपिटल टी इसका क्रॉस स्मॉल टी से जब करवाए, तो F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे ताल प्लांट मिले। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो यहाँ एक्सप्रेस कौन हुआ? यहाँ एक्सप्रेस हुआ कैपिटल टी, मींस कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर। इन द सेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन से हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमसे कहता है कि जब ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो कैपिटल टी अलग जाएगा, स्मॉल टी अलग जाएगा। मींस गैमीट में जब भी ये ट्रेवल करेंगे, सिंगल ट्रेवल करेंगे, कभी भी एक साथ दोनों, ना तो दोनों कैपिटल टी एक साथ, ना ही दोनों स्मॉल टी, ना ही कैपिटल टी व स्मॉल टी दोनों एक साथ ट्रेवल करेंगे। इन्हें सेपरेट ही ट्रेवल करना होगा। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमने जो 3 लॉस पढ़े हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनमें से इन दो को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम समझा सकते हैं, जबकि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझाया जा सकता है। तो बेटा एक बार फिर से समझ लो इस पॉइंट को कि भाई जो डोमिनेंसी और सेग्रीगेशन है, इन्हें किससे समझा देना? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, इसको समझा पाएंगे हम
डाई हाइब्रिड क्रॉस से नीट 2020 आईसीआर और बीएचयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो भाई इसने पूछा था मोनोहाइब्रिड से हम किस किस को समझा सकते हैं या मोनोहाइब्रिड के लिए कौन सी इनकरेक्ट है। तो 5वें नंबर की जो स्टेटमेंट है ये मोनोहाइब्रिड के लिए इनकरेक्ट है, दैट इज डी आंसर होगा ओनली 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहला लिखा है पहली स्टेटमेंट, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर पेयर जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स रहेगा। हमने कहा ही था कि ये टॉल बनेगा क्योंकि कैपिटल टी इसे क्या बना रहा है भाई, टॉल बना रहा है, तो कैपिटल टी यहां डोमिनेट है, जबकि स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव रहेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट को हमने लॉ ऑफ डोमिनेंसी से मिलाया है, दैट इज ये है ट्रू स्टेटमेंट। हमें कौन सी छांटनी है, इनकरेक्ट वाली लेनी है, देखते हैं अभी। नेक्स्ट है पेरेंट्स कंटेन 2 एलील, ये पेरेंट था, इसमें कितने एलील हो गए, एक और एक, 2 एलील, बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा दोनों में से केवल एक एलील ही गैमीट रिसीव करेगा। गैमीट कितना रिसीव करेगा, एक एलील, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है जब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स हो, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक साथ जाए, स्मॉल आर और स्मॉल वाई एक साथ जाएं। जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी ट्रेवल कर सकता है गैमीट में। सेम है यार, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, मींस इनका एक दूसरे से, ये जो नेक्स्ट जनरेशन में जब ट्रेवल करेंगे, इनकी जो ट्रेवलिंग है इस कैपिटल आर की स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर की कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से जो ट्रेवलिंग है वो इंडिपेंडेंट है, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट है डाइहाइब्रिड में फिनोटाइप का जो रेशो है वो 9:3:3:1 आता है। भाई आप लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा, यदि अभी भी आपने नहीं पढ़ा तो अब तो सीधा रेशो याद करें कि डाइहाइब्रिड के फिनोटाइप का रेशो 9:3:3:1 है, जबकि मोनोहाइब्रिड का रेशो 1:1 2:4 1:1 है। बोले सर हम कैसे याद करें इसको, असल में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड याद किया है 3:1, डाई करना है 2 बार मोनोहाइब्रिड को लिखो और मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9:3 आ गया है ये, ठीक है। अब फिर इस 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1, अगेन 3:1 आ गया। सेम है यार, 1:2 2:1 जीनोटाइप का रेशो था, इसे भी कितनी बार लिखो, 1:2:1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये आंसर मिलेगा 1:1 2:4 1:1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि डाइहाइब्रिड में जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो उसका रेशो 1:1:1:1 आता है, 100% सही है। अगला, जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस डबल रिसेसिव पेरेंट से होता है तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसे समझा था। जबकि यदि F1 हाइब्रिड का क्रॉस एनी पेरेंट से हो जाए, किसी भी पेरेंट से हो जाए, तब इसे कहा जाता है बैक क्रॉस। तो ये और ये सारी स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, दैट इज आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। यहां देखना जरा, अभी अभी मैंने तुम्हें ये समझाया कि टेस्ट क्रॉस जो है इसमें F1 हाइब्रिड का क्रॉस डबल रिसेसिव पेरेंट से करवाना है। मतलब ये क्या बना, F1 हाइब्रिड था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस स्मॉल टी से करवाए, जबकि
जो बैक क्रॉस है इसमें F1 हाइब्रिड का क्रॉस एनी पेरेंट से करवा दें। मीनिंग है कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से भी हो जाएगा और कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, पेरेंट थे, है ना। तो जब हम ये वाला बैक क्रॉस ले रहे हैं, ये बैक क्रॉस तो है ही, साथ ही साथ टेस्ट क्रॉस भी है, बट ये जो है ये ओनली बैक क्रॉस है। ये ओनली क्या है, बैक क्रॉस। तब एक स्टेटमेंट बनती है, एक स्टेटमेंट बनेगी बहुत जबरदस्त, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस। जितने भी टेस्ट क्रॉस होंगे, देखें ये टेस्ट क्रॉस है, ये क्या है, बैक क्रॉस, बट ऑल back cross are not टेस्ट क्रॉस। आप बताएं क्या ये वाला जो बैक क्रॉस है क्या ये टेस्ट क्रॉस है क्या? नहीं है। तो यही तो हमने यहां समझा कि जितने भी टेस्ट क्रॉस होंगे वे सभी बैक होंगे, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट करेक्ट पेयर। हमें करेक्ट पेयर को यहां सेलेक्ट करना है। सबसे पहले है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को यहां दिया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजस जो प्लांट है जिसमें प्रेजेंट होती है, इसकी डिस्कवरी कार्ल कोरेंस ने की थी। एक्चुअल में होता यह है इसमें कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि F1 में या तो रेड मिलेगा या व्हाइट मिलेगा। रेड मिलेगा तो हम रेड को डोमिनेंट कहेंगे, व्हाइट मिलेगा तो हम व्हाइट को डोमिनेंट कहेंगे, बट यहां ना तो रेड मिला ना ही व्हाइट मिला। हमें रेड और व्हाइट का क्रॉस करवाने पर पिंक फ्लावर मिले। पिंक फ्लावर मिलने का मतलब यह है कि जिस रेड को डोमिनेंट होना था उसकी डोमिनेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, और जिस व्हाइट को रिसेसिव होना था इसकी डोमिनेंसी थोड़ी सी बढ़ी। तो रेड व्हाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, व्हाइट रेड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और रेड और व्हाइट के बीच में एक कलर बन गया कौन सा, पिंक। इसलिए इसे हम बोले इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। सेम है यार, यहां हम डिस्कस करें ए बी ब्लड ग्रुप को। तो बेटा जो ब्लड ग्रुप है इसकी जीन है कैपिटल आई जीन, जिसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ। ठीक है, जब आई ए और आई बी एलील एक साथ साथ आते हैं तब बनता है ए बी ब्लड ग्रुप। नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि जब ए और बी एक साथ आएंगे तब या तो ए ब्लड ग्रुप बनना चाहिए या बी। यदि ए बनेगा तो हम ए को डोमिनेंट कहेंगे, बी बनेगा तो बी को डोमिनेंट कहेंगे, बट ये दोनों एक साथ साथ बने इसलिए इसे हमने को डोमिनेंसी कहा, इसे हमने सह प्रभाविता कहा। ये भी बिल्कुल 100% करेक्ट पेयर है। जबकि ए और बी ब्लड ग्रुप यदि इंडिविजुअल बात करें कि ए ओ के साथ डोमिनेंसी में है, बी ओ के साथ डोमिनेंसी में है, तो यहां हमें लिखना है ए बी ब्लड ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, ये ओ के साथ क्या शो करेंगे बेटा, डोमिनेंसी शो करेंगे। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन का जीन है उसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें हमेशा ही। भाई ये कैपिटल बी जीन है, जब ये कैपिटल बी कंडीशन में आती है तो ये लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन को बनाती है। किसको बनाती है, लार्ज साइज के या जो बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन है, बिग साइज के जो स्टार्च ग्रेन है उन्हें बनाती है। बिग या लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बनाएगी। जबकि कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी इस कंडीशन में ये बनाती है स्मॉल ग्रेन, यहां बनाती है मीडियम साइज के ग्रेन।
अरे कौन सी ग्रेन, मीडियम साइज के। इसका मतलब ये हुआ कि जब कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो कैपिटल बी इस स्मॉल बी के ऊपर 100% डोमिनेंट नहीं है, वो यहां पर शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को, इसलिए जो स्टार्च ग्रेन है इसका साइज भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को शो करेगा। फिफ्थ नंबर, क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस। बेटा 1900 तक बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुके थे, तो 1902 में मेनली जो साइंटिस्ट हैं सटन एंड बॉवेरी, इन्होंने मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती थी उस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। तो ये ईयर याद रखें कि क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस 1902। अगला है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये बेटा सटन ने प्रपोज करी, और सटन ने इसके लिए जो मेंडल के लॉस थे साथ ही साथ क्रोमोसोम की जो मूवमेंट थी उन दोनों को अपना बेस बनाया। अगली चीज है ह्यूमन की हाइट और ह्यूमन स्किन कलर, ये पॉलीजीनी है। जैसे स्किन कलर 3 जीन से कंट्रोल होती है, जिसके लिए फिनोटाइप का रेशो है 1:6, 15:20, 15:6:1। ठीक है, इस तरीके के जब 3 जीन से स्किन कलर कंट्रोल होगा तो हमें 7 डिफरेंट प्रकार के फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जो पिलियोट्रॉपी है, पिलियोट्रॉपी का मतलब है, पहले समझना पॉलीजीनी क्या है, पिलियोट्रॉपी क्या है और नॉर्मल क्या है। नॉर्मल कंडीशन जब होती है तो 1 जीन 1 कैरेक्टर के लिए होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। पॉलीजीनी में फॉर वन कैरेक्टर मोर देन 1 जीन प्रेजेंट होते हैं, जबकि पिलियोट्रॉपी में 1 जीन कंट्रोल more than 1 character, 1 जीन कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर। ध्यान से समझे जरा इसको। नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को या एक कैरेक्टर के लिए केवल और केवल एक जीन होता है। अब दोनों तरफ से हम अपोजिट चले। एक बार हमने क्या किया, एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन ले लिए, इसे कहते हैं पॉलीजीनी। जैसे एक सिंगल कैरेक्टर है ह्यूमन स्किन कलर, इसको कंट्रोल करते हैं 3 जीन। अब अगली बार मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर की जगह एक जीन ले लिया और ये एक सिंगल जीन जो है ये कंट्रोल करेगा मोर देन 1 कैरेक्टर को। तो अब बात उठती है ऐसे कौन से जीन होंगे जो मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। वे सारे जीन जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एंजाइम या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो यदि उस जीन में कोई डिफेक्ट होगा तो पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफेक्टेड हो जाएगा, और यदि मेटाबॉलिज्म डिफेक्टेड होगा तो इससे जुड़े हुए सारे कैरेक्टर भी अफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर एक जीन मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो पिलियोट्रॉपी के लिए एक डिसीज याद रखें, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है ना, ये जो डिसीज है PKU जनरली इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें करेक्ट पेयर छांटने थे, तो सारे के सारे ही कैसे हैं, करेक्ट हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें। तो यहीं पर एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं अपने एंटीराइनम मेजस से रिलेटेड ब्लड ग्रुप का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन बना रखा उसका अपन ने। मान के चलो उसने आपसे कहा कि उसने 100 रेड 500 व्हाइट फ्लावर लिए, इनका क्रॉस करवाया, 1000 बने, 1000 की सेल्फिंग करवा दी, यहां पर 2000 बने, तो इन 2000 का फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसा होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि आप में से कोई भी ये ना सोचें यार यहाँ 1000 है यहाँ 500 है,
ये 100 और 500 आपस में कैसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। हमें तो उसने जो डेटा दिया है उसके बेसिस पर चलना है। डेटा में उसने कहा 100 रेड इन द सेंस 100 कैपिटल आर वाले हैं, 500 वाइट कैपिटल डब्ल्यू, यहां से बना आर डब्ल्यू जो कि होता है पिंक, और उसने कहा है कि ये सब ये जो है ये 1000 है। इसका मतलब है ये जो 1000 के बारे में वो हमसे पूछ रहा है ये सभी पिंक होंगे। कैसे होंगे? ये सभी पिंक गुलाबी रंग के होंगे। जबकि अब जो 2000 बन रहे हैं तो हम सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग करवाना मतलब आर डब्ल्यू ही मेल आर डब्ल्यू ही फीमेल, तो यहां से आर और डब्ल्यू गैमीट मिले, यहां से फीमेल में भी आर डब्ल्यू गैमीट मिला, आर 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 डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डब्ल्यू। तो भाई रेशो क्या मिला हमें जीनोटाइप का? जीनोटाइप का रेशो मिला 1:2:1, 1 ये 2 ये और 1 ये, ठीक है। फिनोटाइप में ये जो एक है ये रेड होगा, ये जो दो है ये पिंक होंगे, और ये जो एक अकेला भाई है डब्ल्यू डब्ल्यू ये व्हाइट होगा। मतलब जीनो और फिनो दोनों के रेशो सेम मिल रहे हैं। तो यहीं पर एक और चीज याद रखें, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है वो एक ऐसी हेरिडिटी है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों के रेशो सेम मिलते हैं। बट क्वेश्चन है कि अब जो 2000 हमें मिले हैं इन 2000 में से रेड कितने होंगे, व्हाइट कितने होंगे, पिंक कितने होंगे? बेटा फिनोटाइप मिला है 1:2:1, ये जो 1 है ये रेड है, ये 2 पिंक और ये 1 व्हाइट होगा। टोटल 4 हो रहे हैं। तो यदि हम 2000 में 4 से डिवीजन करें आंसर आएगा 500। क्या आएगा बेटा? 500 मींस ये जो हमें वैल्यू मिली ये सिंगल वैल्यू मिली, 1 की वैल्यू मिली। अब यदि हमें रेड निकालना है तो रेड की वैल्यू क्या है वहां 1, और 1 की वैल्यू क्या है 500, तो 1 × 500 तो 500 रेड मिलेंगे। पिंक निकालना है, पिंक कितने हैं वहां 2 × 500 इक्वल टू 1000 पिंक मिलेंगे। हमें व्हाइट निकालना है, कितने बेटा व्हाइट 1 × 500 तो 500 जो है जो व्हाइट मिलेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, एक मैन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, आपस में दोनों शादी कर लेते हैं। हमें ये बताना है कि इनके जो बच्चे होंगे उनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन से होंगे। यहां समझें, जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए, जो मदर या जिसे हम फीमेल कह रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप है बी। भाई फादर का ब्लड ग्रुप ए है, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है, ये आई ए मींस होमोजाइगस ए हो सकता है, या फिर ये आई ओ ये इस कंडीशन का हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है क्योंकि ए ओ के ऊपर डोमिनेंट है। इस कंडीशन में भी ए ब्लड ग्रुप बनेगा। भाई इनने तो केवल यहाँ पर ये जो ए लिखा है ना ये फिनोटाइप है, जबकि सवाल जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हमें यहाँ लिखना होगा जीनोटाइप। तो ए वाले के जीनोटाइप दो हैं, हमने दोनों पॉसिबल जीनोटाइप लिखे। अब मदर बी ब्लड ग्रुप की है, ये भी आई बी कंडीशन वाली या आई ओ कंडीशन वाली हो सकती है। हालांकि मैं यहाँ आई ओ लिख रहा हूं, एनसीईआरटी यहाँ स्मॉल आई का यूज करती है, यहाँ कैपिटल आई ए लिखेगी और आई ओ के प्लेस पर स्मॉल आई। बट मैं तुम्हें अलग से समझाने के लिए भाई आई ओ को स्मॉल आई लिखा है इसलिए ऐसा लिखा हूं। देखें अब क्या हुआ रे भाई, जो हमारा आई ए है इससे तो केवल एक ही टाइप के गैमीट बने, केवल आई ए बना। अच्छा इस आई ओ से दो टाइप के गैमीट बनेंगे, एक बनेगा आई ए एक बनेगा आई ओ। बट आई ए तो हम लिख ही चुके हैं पहले से, तो यहां से मैंने लिख लिया केवल आई ओ। सेम यहां जो हमारी फीमेल है इससे भी जो गैमीट बन रहे हैं वे गैमीट कैसे हैं बेटा,
यहां से बनेगा केवल IB, यहां से IB और IO दोनों बनेंगे, बट चूंकि IB हम एक बार ले चुके हैं तो यहां से हमने लिया IO। अब इन दोनों की मेल और फीमेल गैमीट को आपस में मिलाते हैं, ये जो एलील्स आए हैं इनकी मिक्सिंग करवाते हैं, तो ये IA और ये IB ये मिलकर बनाएंगे AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर ये IA इस IO के साथ मिलके बनाएगा A ब्लड ग्रुप, सेम हेयर ये O इस IB के साथ मिलके बनाएगा B ब्लड ग्रुप, और ये O इस O के साथ मिलके बनाएगा O ब्लड ग्रुप। अरे बात समझ आई? मीन्स यदि फादर A मदर B या उल्टा कि मदर A फादर B ब्लड ग्रुप के हैं, तब ऑल पॉसिबल टाइप के ब्लड ग्रुप A B AB एंड O सभी पॉसिबल हैं, सभी बन सकते हैं। अरे सहमत है सभी लोग? तो ये यहां पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being color blind is। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। देखें यहां, बेटा जो कलर ब्लाइंडनेस है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक का मतलब है कि मेल और फीमेल, और सेक्स लिंक में भी हम बोले हैं कि ये एक्स लिंक्ड है। कैसी है? एक्स लिंक्ड। मेल में क्या होती है? XY कंडीशन, फीमेल में होती है XX कंडीशन। सेम है यार, जैसा कलर ब्लाइंडनेस में होता है वही कंडीशन किसके लिए वैलिड है? हीमोफीलिया के लिए। इनने कहा कि वुमेन जो है वो होमोजाइगस है, किसके लिए? नॉर्मल कलर विजन के लिए। मींस जो फीमेल होगी, जो XX वाली फीमेल है, इस पे कैपिटल C कंडीशन होगी, क्योंकि ये डिसीज उस समय होगी जब रिसेसिव एलील आएगा। जबकि जो मैन है वो कैसा है? कलर ब्लाइंड है। मतलब जो XY कंडीशन है, Y पे हमें कुछ भी नहीं करना। ये डिसीज कैसी है? X लिंक्ड है, तो Y पे कुछ भी ना करके X पे हमने स्मॉल c लिखा। अरे X पर क्या लिखा बेटा? स्मॉल c। तो मेल हो गया है कलर ब्लाइंड। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके जो सन है इनके कलर ब्लाइंड होने के कितने चांस हैं? बेटा ये क्वेश्चन इतना आसान है कि भाई जो यहां सन बनेगा वो सन Y क्रोमोसोम रिसीव करेगा फादर से और X क्रोमोसोम रिसीव करेगा मदर से, और चूंकि मदर के दोनों X क्रोमोसोम पर कलर विजन के लिए नॉर्मल एलील प्रेजेंट है, दैट इज जो सन है उसके X पे भी कैपिटल C प्रेजेंट होगा, दैट इज जो सन है उसका भी नॉर्मल विजन होगा कलर के लिए। हालांकि जो गर्ल चाइल्ड है जिसको फादर X देने वाला है वो कैरियर बनेगी। कैसी बनेगी? कैरियर। बट यहां हमसे सन के रिस्पॉन्ड में पूछा है, तो सन के लिए आंसर हो जाएगा 0%। ये वाला क्वेश्चन और पिछला जो क्वेश्चन था ये मैंने नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे लास्ट लेक्चर के और आज के, ये मैंने खुद ही डेवलप किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू लिंकेज। इनमें से कितनी स्टेटमेंट ट्रू है लिंकेज के लिए? पहली स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट लिंकेज इज नॉर्मल। अरे भाई गलत है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट जो लिंकेज है, ठीक है, इसमें लिखा है इनकम्प्लीट लिंकेज इज नॉर्मल। ठीक है, सही स्टेटमेंट है ये। मैंने जब सेट करवाया था तो यहाँ कंप्लीट लिखा था इसमें, ठीक है, अपन सही मान लेते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज इज नॉर्मल। नेक्स्ट है, इनकम्प्लीट लिंकेज प्रेजेंट इन मेल ड्रोसोफिला। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकालने को कई बार पेपर में आते हैं, इक्वल होते हैं नंबर ऑफ
हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कि लिंकेज ग्रुप जो है, जैसे ह्यूमन में 2n इक्वल टू 46 कंडीशन है, तो n इक्वल टू आता है 23, तो लिंकेज ग्रुप ह्यूमन में 23 होंगे, बट ये ह्यूमन की फीमेल में होंगे क्योंकि इसका जो मेल है वो XY टाइप है। मेल कैसा है? XY टाइप। तो जितनी भी XY टाइप की ऑर्गेनिज्म होंगी उनमें नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप +1 हो जाएगा, तो मेल में 24 लिंकेज ग्रुप होंगे। ठीक है, अगला है एक मेल में लिंकेज ज्यादा होती है, एज बढ़ने के साथ साथ लिंकेज बढ़ती जाती है। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन जितनी कम होगी लिंकेज उतनी ही ज्यादा होगी। क्रोमोसोम का जो हेट्रोक्रोमेटिन पोर्शन है, जो टाइटली बाउंड है, उसमें लिंकेज ज्यादा होगी। टेम्परेचर जितना कम होगा लिंकेज होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये सही है। अगला है कि क्रोमोसोम पर जो जीन अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ जीन जो है वो लीनियर है। अरे कैसा है साथियों? लीनियर। ये हमें अल्फ्रेड स्ट्रूटिवेंट ने बताया। अरे किसने बताया? स्ट्रूटिवेंट करके एक साइंटिस्ट था, उसने बताया। नेक्स्ट है, जब हम येलो बॉडी वाली फीमेल जिसकी की व्हाइट आईज है, इसका क्रॉस ब्राउन बॉडी वाले मेल जिसकी रेड आईज हैं उसके साथ करवाते हैं, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं 98.7, जबकि रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं 1.3। तो ये जो है ये लिंकेज का एक्सपेरिमेंट है बेटा, जो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर किया। क्वेश्चन उठता है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही चूज क्यों किया? व्हाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला? असल में बेटा जो ड्रोसोफिला थी ना, इसका लाइफ स्पॉन केवल 2 वीक था, बहुत ही कम लाइफ स्पॉन था। इसके जो मेल और जो फीमेल थे उन्हें हम सेपरेट डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। इसका जो मेल है उसका साइज छोटा, फीमेल का साइज बड़ा। एनसीईआरटी में दोनों के डायग्राम बना रखी है। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जो कि जिनकी हेरिडिटी पॉसिबल थी, जो एक जनरेशन से निकल के दूसरे जनरेशन में जा सकते थे। इसके अलावा जो कल्चर मीडियम है उसमें भी हम ड्रोसोफिला को इजीली ग्रो कर पाते हैं। दैट इज, ये कुछ रीजन थे मॉर्गन के ड्रोसोफिला को चूज करने के। तो मॉर्गन ने लिंकेज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जब ड्रोसोफिला पर किए तो उसे यहाँ पर 98.7% पेरेंटल एंड 1.3% रिकॉम्बिनेशंस मिले। ये एक एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल ये सारी स्टेटमेंट जो है ये सही है। ये वाली जो है इनकम्प्लीट लिंकेज इज नॉर्मल, ये भी सही है। ये गलत है। सेकेंड वाली कैसी है? गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड रॉन्ग है, बाकी सब ट्रू है ना। फिर एक और था मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने मिनिएचर विंग और व्हाइट आई वाली फीमेल ले ली। एक और एक्सपेरिमेंट किया, जबकि जो मेल लिया, ठीक है, उसने ले लिए नॉर्मल विंग, बड़े साइज के विंग या नॉर्मल विंग, और रेड आई। इनको लेके दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में मॉर्गन को 62.8% पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले, जबकि 37.2% रिकॉम्बिनेंट्स मिले, पुनर्संयोजित मिले। ये एक डेटा और याद रखें आप। तो यहां से वो हमसे पूछ रहा है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू लिंकेज। तो पहली सही है, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं ये स्टेटमेंट सही है। अब इसमें सेकंड दे रखा है, ये तो गलत है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें सेकंड दे रखा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ ऑल ऑफ दीज दे रखा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बट यहाँ देखें
3, 4, 5, 6 ये सभी सही हैं, बट फर्स्ट भी सही है, बस अंतर इतना है कि वो यहाँ ऑप्शन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अच्छा, कभी यदि तुम्हें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फार्मूला याद रखें, रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इनटू 100। स्ट्रूटिवेंट ने हमें यह बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ये इक्वल होती है परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के। तो ये परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और अब वो हमसे पूछ रहा है अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर जीन का अरेंजमेंट कैसा होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ी डिस्टेंस को चूज करना है। तो यहां पर हमने देखा कि ए एंड बी है ना, और ए एंड सी इनके बीच में 25% है, और यहाँ ए और बी के बीच में 20% है। तो मैंने यहां लिखा ए, इस तरह से लिख देता हूं, यहां मैंने यहां पर ले लिया ए, और यहां बना दिया मैंने सी, और डिस्टेंस कितनी ले ली बेटा इन दोनों के बीच में 25 मैप मॉर्गन यूनिट एमएमयू, या इसी को बोलते हैं सेंटी मॉर्गन यूनिट सीएमयू, 25 ले ली। अब नेक्स्ट बड़ी डिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच में है। तो ए से यदि मैं बी 20% इस तरफ ले लूं, तब हमें सी और बी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो सी और बी के बीच का रिलेशन है, डिस्टेंस है केवल 5%, मतलब सी से यदि मैं इस तरफ 5% जाता हूं, यहां पे मैं बी को लेता हूं, तब तो ए और बी के बीच में 30% हो जाएगा। दैट इज मैंने यहां पर बी को मेंशन किया। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई 5, और ये जो डिस्टेंस बची ये हो गई 20। मींस हम इस 20 को फिल कर पाए, 5 को और 25 को। अगला है सी एंड डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7% है। सी और डी ये वाला 7%, और ए और डी 18%। तो यदि सी के इस तरफ मैं डी बना देता हूं 7% डिस्टेंस पे, इसका मीनिंग तो ये होगा कि ए से बी की डिस्टेंस 25 प्लस 7 32 होगी। आइए चेक करते हैं क्या 32 दी या नहीं दी, 18 दी है, मींस हमें अपोजिट साइड पे बनाना है। ये हो गया सी, यहां हमने बना दिया डी को, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई 7%। अच्छा, ये डिस्टेंस पहले कितनी थी, ये जो डिस्टेंस है सी और डी के बीच में हो गई अब 7, पहले थी 25, तो 25 में से 7 माइनस हुआ तो ये हो गई है 18। दैट इज अरेंजमेंट बना ए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया है ये अपना डी, अरे कौन आ गया है भाई, डी, फिर आ चुका है बी, और फिर सी। तो ए डी बी सी, दैट इज आंसर होगा ए, पहला आंसर होगा। तो भाई ये थे मेंडलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को बार बार देख लें। पेपर हॉल में यदि मेंडलिज्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा यहां से बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। हालांकि फिर भाई पेपर है, एक आध क्वेश्चन बाहर जा भी सकता है, बट मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ही बाहर होंगे। थैंक यू।